कक्षा 12वीं में अलंकार पढ़ने हैं, अर्थालंकार व्याकरण में पढ़ने हैं। रूपक उपमा उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति दृष्टांत अर्थालंकार व्याकरण में पढ़ने हैं, अर्थालंकार पहचानना सीखना है। दोस्तों, संस्कृत हिंदी तरंगिणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम हिंदी व्याकरण में एक बिल्कुल नया टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं, अलंकार। दोस्तों, अलंकार ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसे लेकर सभी के मन में, यानी शिक्षकों के मन में भी और छात्रों के मन में भी, छात्रों के लिए तो ये बिल्कुल नया विषय है, लेकिन सभी के मन में दुविधा होती है कि अलंकार को कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। बहुत बार समझ में नहीं आता है। मैं यह बात इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि 2 दशकों से हिंदी पढ़ा रही हूँ, लेकिन प्रमुख विषय जो है मेरा संस्कृत रहा है और बीए में मुझे थोड़ा बहुत अलंकार था, मैंने पढ़ा था, और एमए में तो मेरा पूरा स्पेशलाइजेशन ही अलंकार शास्त्र था। नेट एग्ज़ाम जो है उसमें भी संस्कृत नेट, उसमें भी मैंने अलंकार शास्त्र यही विषय चुना था। तो अलंकार की तब जब मैंने पढ़ाई की थी, जब मैं एक संस्कृत छात्रा के रूप में, तो उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगी यहाँ कि बच्चों, आपको ये अलंकार, ये जो टॉपिक है वो एक टेक्निकल विषय है और आप 11वीं और 12वीं के छात्रों को अभी व्याकरण में ये नया नया रखा गया है, बिल्कुल नया है आपके लिए यह विषय। तो मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि 11वीं और 12वीं आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी शाखा हो, लेकिन सभी के लेवल पर आके उनको कैसे पढ़ाया जाए, ये जो टॉपिक है वो कैसे समझाया जाए, कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, और जिस तरीके से अलंकार पर प्रश्न पूछे जाएंगे आपको परीक्षा में, तो इन सारे मुद्दों को मैं बहुत दिनों से सोच रही थी और बहुत सोच विचार करके मैं ये वीडियो खास करके विद्यार्थियों के लिए, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए मैंने बनाने के इंटरेस्टिंग तरीके से बनाने की कोशिश मैंने की है। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे ट्रिक्स बताए हैं कि चुटकी में आप अलंकार भी पहचानना सीखोगे, और इसमें आपको पूरे गारंटी के साथ अंक भी प्राप्त होंगे, और बहुत गाते गुनगुनाते ये सब हमें सीखना है, पढ़ना है, समझना है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और बेल आइकॉन दबाइए, और अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। दोस्तों, यहाँ पर आपको जिन अलंकारों के जो प्रकार आपको पढ़ने हैं, तो संक्षेप में मैंने स्वरूप बताया है और संक्षेप में ट्रिक्स बताई है। और आपसे मैं एक और निवेदन करना चाहूँगी कि पढ़ना है वो समझ के पढ़ना है, और कभी रटने की नौबत आए तो समझ के रटना है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया भी है उनका स्वरूप, और एक ऐसा छोटा गीत बनाया है, उसे आप कोड लैंग्वेज भी कह सकते हो। तो वो गीत आप फिल्मी सॉन्ग की तरह गुनगुना सकते हो, और फुल मार्क्स गारंटी के साथ मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेरा वादा है। हाँ, तो इसलिए अंत तक वीडियो देखिए, समझिए और गुनगुनाइए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि 2 ट्रिक्स है। पहली वाली ट्रिक में असल में जो अलंकारों के प्रकार पढ़ने वाले हैं वो समझने हैं, वो ज़रूरी है पहली ट्रिक। लेकिन दूसरी वाली जो ट्रिक है ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बड़े प्रेम भाव से स्टार्ट करते हैं हम कि दोस्तों, अलंकार किसे कहते हैं, क्या होता है अलंकार। तो अलंकार शब्द अलम और कार, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम का मतलब क्या होता है, तो अलंकृत करना, और कार का मतलब होता है करने वाला। यानी
अलंकृत करने वाले को अलंकार कहा जाता है। आप देखते होंगे कि व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है यानी अमीर हो जाता है तो हाथ में 10-10 अंगूठियाँ, चेन ये सब पहनता है। या हम जब भी शादी त्योहारों पर जाते हैं, मिलते हैं, तो ख़ास करके महिलाएं जो हैं वो झुमके पहनती हैं, कंगन, नथनी, पायल पहन के सजती संवरती हैं, यानी अलंकारों से स्वयं को आभूषित करती है। शादी में जैसे दुल्हन जो है वो सजती संवरती है आभूषणों से। तो ये जो आभूषण, ये जो अलंकार होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी शारीरिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो ठीक उसी तरह काव्य की, कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। एक तरह से ऐसा ही समझिए कि कवि जो होता है वो अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए उसको सजाता है, गहने पहनाता है। ये कैसे सजाता है, किस तरह के अलंकार पहनाता है, तो कभी शब्द रूपी अलंकारों द्वारा तो कभी अर्थ रूपी अलंकारों द्वारा। इसलिए अलंकार के मुख्य रूप से 2 भेद माने गए हैं। पहला है शब्दालंकार, यानी जो शब्दों के यानी वर्ड्स के माध्यम से कविता की शोभा को बढ़ाते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जो अर्थों के यानी मीनिंग के माध्यम से कविता की शोभा बढ़ाते हैं उसे अर्थालंकार कहते हैं। ये जो पहले वाला शब्दालंकार है वो क्या करता है, तो वो काव्य के बाहरी सौंदर्य को बढ़ाता है। और ये दूसरा जो अर्थालंकार प्रकार है, जब अर्थ आता है यानी क्या अर्थ हमेशा अंदर से आता है, एकदम भीतर से आता है, तो ये अर्थालंकार काव्य के आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाता है। तो ये 2 मुख्य भेद अलंकार के माने गए हैं। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त एक उभयालंकार नाम का भी प्रकार जो है वो माना जाता है, भेद माना गया है। ये उभय यानी 2, यानी अर्थालंकार और शब्दालंकार का ये एक मिश्रण होता है, एक फ्यूजन जो होता है, हाँ, मिलना जो होता है उसे उभयालंकार कहते हैं। लेकिन फिर भी शब्द अलंकार के 2 ही प्रमुख प्रकार जो है वो माने गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में अलंकारों की व्याख्या दी गई है, लेकिन व्याख्या तो नहीं पूछने वाले हैं। और यदि आप वो जो पृष्ठ है वो आप उसकी ओर गौर करेंगे, वो देखेंगे, तो वो व्याख्या जटिल भाषा में दी गई है। उसमें उपमान, उपमेय वगैरह वगैरह द्वारा सारी बातें समझाई गई है, तो जिससे उलझने की संभावना ज़्यादा है, आपको बहुत बोरिंग लगेगा। अच्छा, ये जो मैं राय रख रही हूँ ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, शायद दूसरे शिक्षक जो है इससे सहमत भी नहीं हो सकते हैं। या बच्चों, आप भी उन पृष्ठों पर जो दी गई व्याख्या है वो पढ़ सकते हो। तो मैं जो बात बता रही हूँ ना ये आपके समझ में आएगी, क्योंकि बच्चों पहले ही बताया है कि अलंकार ये जो विषय है वो टेक्निकल है, ये एक शास्त्र है, काव्य शास्त्र का विषय है। और इसलिए बच्चों आपके लिए जूनियर कॉलेज की लेवल के लिए वो सरलता और इंटरेस्टिंग तरीके से बताने की कोशिश मैं कर रही हूँ इस वीडियो के द्वारा। और इसलिए मैंने संस्कृत एमए में जो अलंकारों का अध्ययन करते समय कुछ काव्यशास्त्र के नियम अलंकारों के बारे में पढ़े थे, तो उन नियमों का मैंने यहाँ पर उपयोग किया है। यस, थोड़ा बहुत ही किया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ। जितना आपके लिए ज़रूरी है, जितना आवश्यक है और जितना इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बता सकती हूँ उतना ही मैंने किया है। तो आइए अलंकारों के स्वरूप को हम सरलता से समझने की कोशिश करेंगे। उपमा
उपमा अलंकार का स्वरूप उसी शब्द में समाहित हुआ है। कैसे? तो उप अधिक मा, इन दो शब्दों से उपमा शब्द बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप या नज़दीक और मा का मतलब होता है मापना या तोलना। ये जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है, उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर मापना, तोलना ये अर्थ है। तो इसलिए उपमा शब्द का अर्थ हुआ दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप रखकर तोलना या मापना। अब एक फिल्मी सॉन्ग का उदाहरण लेते हैं तो आप फटाक से समझ जाएंगे। गाना बहुत पुराना है। चंदन सा बदन चंचल चितवन, चंदन सा बदन। तो देखिए यहाँ पर इस गीत में जो बदन है वो कैसा है? तो चंदन जैसा बताया है, यानी चंदन की तरह बदन को बताया है। तो यहाँ पर चंदन और बदन यानी शरीर, इन दो वस्तुओं को क्या किया है? एक दूसरे के समीप रखकर तोला जा रहा है, मापा जा रहा है, और इसलिए यह फिल्मी सॉन्ग उपमा अलंकार का उदाहरण बन गया है। लेकिन बच्चों, ये उपमा अलंकार और इसके आगे भी हमें जितने सारे अलंकारों के प्रकार पढ़ने हैं वो मैं इससे भी सरल तरीके से, इजी वे से बताने का मेरा प्रयास रहेगा। अर्थालंकार के प्रकार में सबसे पहले जानेंगे उपमा अलंकार। इस उपमा अलंकार में एक ही आपको याद रखना है, एक ही ट्रिक याद रखनी है कि जब ज़्यादातर उदाहरणों में जहाँ पर योजक चिन्ह आता है, अभी योजक चिन्ह यानी जो आपको माइनस की तरह वहाँ दिख रहा है या डैश की तरह जो चिन्ह दिख रहा है उसे योजक चिन्ह कहते हैं, और ये योजक चिन्ह एक विराम का हिस्सा है। तो इस योजक चिन्ह ये योजक चिन्ह जब जहाँ पर आए और इस योजक चिन्ह के साथ सा, सी, से, सो, तैसे ही, सम, सरस ये शब्द आए तो समझना है कि यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम पाठ्यपुस्तक का पृष्ठ क्रमांक जो 30 है, 30 है, तो उसमें दिए हुए उदाहरणों की ओर गौर करेंगे, क्योंकि यही उदाहरण आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछे जाएंगे। पहला उदाहरण है चरण कमल सम कोमल। हाँ, तो यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह भी दिख रहा है और सम ये शब्द भी आया है। दूसरा उदाहरण राधा वदन चंद सो सुंदर। देखिए फिर से यहाँ पर योजक चिन्ह दिख रहा है और सो यह भी शब्द आया हुआ है। तीसरे उदाहरण में जियु बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही अनाथ पुरुष बिनु नारी। तो यहाँ पर भी दूसरी पंक्ति में तैसे ही ये शब्द आए हुए हैं। चौथा उदाहरण ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी। देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह भी और सी ये भी है। और नंदन वन सी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी, योजक चिन्ह और सी ये शब्द आए हुए हैं। पांचवा उदाहरण मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं भाग भरे निर्झर, से ये शब्द आया हुआ है। जो हमने जो लिस्ट मैंने बताई थी कि सा, सी, से, सो जो है उसमें से ये सारे शब्द जो है जहाँ जहाँ पर आए हुए हैं तो वहाँ पर आप जान लीजिए कि उपमा अलंकार होगा। छठा है उदाहरण पी पर पात सरस मन डोला, सरस ये शब्द आया हुआ है। ये जो सारे उदाहरण हैं इसमें ज़्यादातर उदाहरणों में योजक चिन्ह तो आया ही है। हाँ, एक आध दो उदाहरणों में नहीं आया है, लेकिन ज़्यादातर उदाहरणों में आया है। लेकिन सा, सी, से, सो, तैसे ही, सम और सरस इनमें से एक जो शब्द आएगा तो समझ लेना है कि ये उपमा अलंकार वहाँ पर होता है।
और एक चीज़ कि हर योजक चिन्ह वाला अलंकार उपमा अलंकार नहीं होता है। ध्यान से सुनिए कि हर योजक चिन्ह वाला, जहाँ पर योजक चिन्ह आता है वो अलंकार उपमा अलंकार होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगला प्रकार जो हम पढ़ने वाले हैं रूपक अलंकार, तो वहाँ पर भी योजक चिन्ह लगता है। उपमा चरण कमल सम कोमल, राधा वदन चंद सो सुंदर, जयु बिनु देह ऊंची नीची सड़क, मोती की लड़ियों से सुंदर, पीपर पात सरस मन डोला, याद रखो अलंकार उपमा, याद रखो याद रखो याद रखो उपमा। ट्रिक वाला जो गाना बनाया है वो एक कोड वर्ड्स की तरह है कि गाने के प्रारंभ में उस अलंकार का नाम और साथ ही प्रत्येक उदाहरण के प्रारंभ में आए 2-3 शब्द, उनको जोड़कर ये गीत बनाया है। तो इसे सुनिए, गुनगुनाइए और परीक्षा में पूरे अंक पाइए। अब रूपक अलंकार में क्या होता है? तो जब पंक्ति में 2 शब्दों के बीच केवल योजक चिन्ह, जो माइनस या डैश वाला दिखने वाला जो चिन्ह है वो आए, और उस चिन्ह के पीछे सा सी से जैसे न आए, यानी जब कोई भी उदाहरण होगा जो पंक्ति है कविता की, उसमें सिर्फ योजक चिन्ह हमें दिखना चाहिए और उस चिन्ह के पीछे सा सी से जैसे न आए, तब वो पंक्ति रूपक अलंकार का उदाहरण होगी। अब पाठ्यपुस्तक में दिए हुए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, ऊधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ भी। देखो यहाँ पर योजक चिन्ह आया है सासी से, ये इन शब्दों में से शब्द नहीं दिख रहा है। दूसरा उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर राम रूपी रतन धन पाया ऐसे वर्णन है मीराबाई ने किया हुआ, और यहाँ पर भी हमें सासी से दिख नहीं रहा है। अगला उदाहरण, चरण सरोज पखारन लागा। देखो यहाँ पर योजक चिन्ह है, सासी से नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हमें योजक चिन्ह तो दिख रहा है, लेकिन सासी से जो उपमा में हमने देखे थे वो तो उपमा अलंकार में आने ही चाहिए, सासी से ये जो सारे शब्द हैं जो, लेकिन रूपक अलंकार में वो शब्द नहीं जब आते हैं तब वह रूपक अलंकार वहाँ पर होता है। रूपक उधो मेरा हृदय तल, पायो जी मैंने राम रतन, चरण सरोज पखारन, सिंधु सेज पर रूपक बन, याद रखो याद रखो याद रखो रूपक। अब अर्थालंकार में अगला प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ये उत्प्रेक्षा अलंकार को हम कैसे याद रखेंगे, कैसे पहचाने? तो अगर एग्जाम्पल में मनो, मानो, जनु, जान पड़ता, मानहूँ जैसे शब्द आएंगे तो समझ लेना कि दुनिया का हर अलंकार ये उत्प्रेक्षा अलंकार का ही उदाहरण, ये पंक्ति होगी। टेक्स्ट बुक पृष्ठ क्रमांक 40 पर पहला उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो। देखो यहाँ पर मनो ये शब्द आया है, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर यो प्रभात। यहाँ मनो से आराम से आसानी से आप जान सकते हो। दूसरा उदाहरण देखेंगे,
उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखो यहाँ पर मानो ये शब्द दूसरी पंक्ति में आया हुआ है, इसलिए ये जो उदाहरण है दूसरा वो भी उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण, लता भवन ते प्रकट भय, ते ही अवसर दो उभाई, निकसे जनु। देखो जनु ये शब्द आया है, जनु जुग विमल बिंदु जलद पटल बिलगाई। तो जनु शब्द आया हुआ है तीसरे उदाहरण में। चौथा उदाहरण, जान पड़ता है। देखो ये पहले ही जो दो शब्द आए हैं जान पड़ता है, इसके कारण यहाँ फटाक से हमें समझता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। पांचवा उदाहरण, झूठे जानी न संग्रही, मन मुह निकसै बैन, या हिते मानहूँ किए बात को विधि नैन। तो मानहूँ ये शब्द आया है यहाँ पर इस पांचवें उदाहरण में, और इसलिए यह भी उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो गया है। इस प्रकार जहाँ उत्प्रेक्षा जिन उदाहरणों में या जिन पंक्तियों में मनो, मानो, मनहु, जनु, जानो, जान पड़ता है ऐसे जब शब्द आएंगे तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा ही अलंकार होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। उत्प्रेक्षा सोहत ओढ़े उस क्रोध के मारे, लता भवन ते प्रगट भय, जान पड़ता है नेत्र बड़े, झूठे जानी न संग्रही, ऐसे याद रखना उत्प्रेक्षा भई, याद रखो याद रखो याद रखो उत्प्रेक्षा भई। अगला प्रकार है अलंकार का अतिशयोक्ति। हाँ, तो अब ये अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? तो जहाँ पर अतिशय का अर्थ होता है एक्सट्रीम लेवल की, जिसे हम बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। जहाँ पर अतिशय उक्ति यानी बात होती है, यानी जहाँ पर किसी बात को, किसी उक्ति को अतिशय रूप से यानी एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब बात तो छोटी सी होती है, लेकिन बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसका जब वर्णन किया जाता है तब उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में अतिशयोक्ति का जो पहला उदाहरण है वो अभी देखते हैं हम। पत्राही तिथि पाइयों, वहाँ घर के चहु पास, नित प्रति पुण्यो रहयो, आनन ओप उजास। तो इन दो पंक्तियों में बिहारी जी ने अपने नायिका का बढ़ा चढ़ाकर, उस नायिका की सौंदर्य का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। तो यहाँ पर पत्रा यानी पंचांग, जिसे हम कैलेंडर कहते हैं, और कैलेंडर के माध्यम से ही हमें आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना है ये पता चलता है। लेकिन यहाँ कवि बिहारी जी की जो कविता की जो नायिका है, उस काव्य की जो नायिका है, वो बिहारी जी कहते हैं कि वो इतनी सुंदर है, और उसके चेहरे पर आनन ओप उजास, आनन यानी चेहरा, ओप यानी चमक, और उजास यानी उजाला। तो इस नायिका के मुख की जो चमक है, जो प्रकाश है और सुंदरता है, और एक गोरा वर्ण है, उसके कारण रात में भी पूनम की चांद जैसा ही जो प्रकाश फैलता है ना रात को, जब पूर्ण चंद्र होता है, उसके कारण आसपास पड़ोस में रहने वाले लोग जो हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि इस रात जो है वो अमावस्या है या पूर्णिमा है, क्योंकि हर रात उनको पूर्णिमा जैसा ही आभास होता है, हर दिन उनको पूर्णिमा जैसा ही लगता है, क्योंकि वो नायिका इतनी सुंदर है।
तो दोस्तों यहाँ इस प्रकार नायिका के मुख की चमक और प्रकाश तथा गौर वर्णन का क्या किया, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने के कारण यह उदाहरण, ये पंक्तियाँ जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण, हनुमंत की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ इस उदाहरण में दोस्तों हनुमान के या मारुति के पूंछ में आग लगी भी नहीं थी, आग नहीं लगी है, लेकिन उसके पहले ही, आग लगने से पहले ही लंका जो है वो जल गई है, जलकर खाक हो गई है। और उसके साथ लंका में रहने वाले जो निशाचर है, जो राक्षस जिनको हम कहते हैं, वो क्या हो गए हैं, दुम दबाकर भाग गए हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, ये पंक्तियाँ जो है वो अतिशयोक्ति इसमें वर्णन हुआ है, अतिशय बढ़ा चढ़ाकर बात को बताया गया है और इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण हो गया है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर दोस्तों घटना उस समय की है कि महाराणा प्रताप शूरवीर बहादुर जब अपने लाडले घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मनों से अपनी जान को बचाते हुए भाग रहे हैं और भागते भागते सामने वाली नदी तक पहुंच गए हैं। सामने अथांग नदी फैली हुई है, बह रही है और नदी को तो पार करना है और पीछे हैं दुश्मन। अब किया क्या जाए जान बचाने के लिए? राणा प्रताप सोच रहे हैं अपने चेतक के घोड़े पर बैठे हुए। अब कवि यहाँ पर वही कह रहे हैं कि राणा ने सोचा इस पार, यानी राणा इस ओर, यानी नदी की इस ओर बैठकर, उस चेतक पर बैठकर सोच रहे हैं। और तब होता क्या है कि सोचने के उस क्षण में ही, उसी तत्क्षण, उसी क्षण जो घोड़ा है चेतक, वो अपनी एक बड़ी छलांग लगाकर उतनी अथांग नदी को पार भी कर गया। एक ही बड़ी छलांग में उसने इतनी बड़ी विशाल नदी जो है वो पार कर ली। तो यहाँ पर ये जो चेतक की जो तेजी है, जो दौड़, ये रफ्तार या जो छलांग, कितना छलांग का यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर वर्णन जो कवि ने किया है और इसलिए ये पंक्तियाँ अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अतिशयोक्ति पतराही तिथि, हनुमंत की पूंछ में, पड़ी अचानक नदी अपार, ऐसे याद रखो अतिशयोक्ति यार, याद रखो, याद रखो, याद रखो अतिशयोक्ति यार। अब अर्थालंकार में जो अंतिम अलंकार हमें पढ़ना है उसका नाम है दृष्टांत अलंकार। हाँ, तो यहाँ ये जो शब्द है उस पर गौर किया जाए कि दृष्टांत यानी दृष्ट प्लस अंत से बना हुआ है। हाँ, तो आपने दृष्टि ये शब्द सुना होगा, तो यहाँ पर दृष्ट यानी देखना, हमारी दृष्टि यानी निगाह, अंत यानी दृष्टांत अंत तक जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमारे भारतवर्ष में कथाओं की परंपरा रही है, उपदेश की परंपरा रही है, प्रवचनों की भी परंपरा रही है, तो उसमें होता क्या है, उन परंपराओं में जो वक्ता या जो कथा सुनाने वाला होता है वो क्या करता है, प्रायः हमें कभी भगवान राम की, कभी कृष्ण की, कभी गौतम बुद्ध, कभी ईसा मसीह की जो भी कथा सुनाता है, बात बताता है, तब वो क्या करता है, उसका एग्जाम्पल देने के लिए या उस बात को और भी अच्छी तरह समझाने के लिए या उस बात को सिद्ध करने के लिए क्या करता है, कुछ उदाहरण देता है, उससे मिलती जुलती चीज़ हमारे सामने
रख देता है। कई बार ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार तब होता है कि जब कथन या कुछ स्टेटमेंट होता है उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए, यानी वो जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, वो अच्छी तरह से हमें समझने के लिए कुछ उदाहरण देकर वो बात हमें जब बताई जाती है, समझाई जाती है, तब उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। पाठ्यपुस्तक में दृष्टांत का पहला उदाहरण हम देखते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो यहाँ पर जड़मति यानी जिसकी मति यानी बुद्धि जड़ है, यानी जो मूर्ख है, जिसको अकल नहीं है या ज़्यादा दिमाग नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। कैसे बन सकता है? तो करत करत अभ्यास के, अभ्यास का अर्थ होता है प्रैक्टिस, कोशिश, बार बार कोशिश करने पर, प्रैक्टिस करने पर, उसका अभ्यास करने पर, जैसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो इसलिए मूर्ख या बेअक्ल मनुष्य भी कोशिश करता रहेगा तो वह नादान मनुष्य भी सुजान, बुद्धिमान बन सकता है। और ये बात उदाहरण के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, किसका दृष्टांत दिया है, किस चीज़ का उदाहरण दिया है? तो सिल यानी कुएं का पत्थर और रसरी यानी रस्सी, कुएं का पत्थर और रस्सी का उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर समझाई है कि जिस प्रकार कुएं के पत्थर पर बार बार रस्सी को खींचने से क्या होता है, निशान पड़ जाते हैं उस कठोर पत्थर पर भी, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि का व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। और इसलिए यह पंक्तियाँ अतिशयोक्त दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण दृष्टांत का। सबय सहायक सबल कई, को उन निबल सहाय, पवन जगावत आग ही, दीप ही देत बुझाए। तो यहाँ पर क्या है कि सबय सहायक, सहायक यानी सभी मददगार बन जाते हैं। किसके मददगार? तो सबल के, जो ताकतवर है, जो बलवान है, धनवान है, उनके ही सभी मददगार बन जाते हैं। लेकिन कौन निबल सहाय, निबल यानी निर्बल। अब ये निर्बल, कमज़ोर, ये शारीरिक रूप से, मानसिक या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हो सकता है, तो ऐसे कमज़ोरों का कोई मददगार बनने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ये जो कड़वा सच है वो हमें पवन यानी हवा और दीपक यानी दिया या दिए की लौ, इनका उदाहरण जो है वो बता कि पवन जगावत आग ही, लेकिन वही पवन यानी हवा दीप ही देत बुझाए। ये पवन, ये हवा जो है वो क्या करती है, आग को बढ़ा देती है। हम देखते हैं ना कि वो आग यदि जंगल में भी लगी हो, बिल्डिंग में या गांव में लगी हो, तो हवा के झोंके से वहाँ पर वो आग भड़क जाती है और भी। लेकिन वही हवा का झोंका यदि दीपक की ओर बढ़े, दिए की लौ की ओर बढ़े, तो वो छोटी सी लौ क्या हो जाती है, वो दिए की ज्योति बुझा देती है वो हवा। इसलिए ये पंक्तियाँ दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। आइए देखते हैं अब दृष्टांत का तीसरा उदाहरण। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्त्रियों के स्वभाव की विशेषता जो है वो बताई है कि स्त्री, जो कोई भी स्त्री हो, अपने पति का अन्य नारियों पर यदि वो प्रेम करेगा, वो कोई भी पत्नी, वो कोई भी स्त्री जो है वो सहन नहीं कर सकती है। किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती हैं। और ये स्त्री स्वभाव की जो विशेषता है वो स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर क्या किया है,
तलवार और म्यान का उदाहरण दिया है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, कि जिस तरह एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, हम सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कोई भी पत्नी, कोई भी स्त्री जो है वो अपना पति दूसरे परस्त्री पर प्यार करे, ये कभी कदापि सहन नहीं कर सकेगी। तो यहाँ पर ये दो पंक्तियाँ जो है वो दृष्टांत अलंकार का इसलिए उदाहरण है। दृष्टांत कब होगा? तो करत करत अभ्यास के सबय सहायक सबल कई, एक म्यान में दो तलवारें तब याद रखो दृष्टांत रे, याद रखो तब होगा दृष्टांत रे। दोस्तों, आपके टेक्स्ट बुक में अलंकारों के जो प्रकार और उन प्रकारों के उदाहरण बताए गए हैं वही आपको पढ़ने हैं, क्योंकि उन्हीं पृष्ठों में से ही आपको अलंकार पहचानिए, यानी आपको उदाहरण दिए जाएंगे प्रश्न के रूप में, और आपको केवल क्या करना है, उत्तर के रूप में उन अलंकारों के नाम लिख रहे हैं, पहचानना है और केवल अलंकारों के नाम लिखने हैं कि वो अलंकार अनुप्रास है या श्लेष है या उपमा अलंकार है। हाँ, तो इस तरह से आपको ये दो शब्दों में लिखना है, यानी अनुप्रास अलंकार या श्लेष अलंकार, यही दो शब्द आपको उत्तर के रूप में लिखने हैं। और दूसरी बात कि ध्यान में रहे परीक्षा में कि लिखे गए शब्दों की स्पेलिंग सही रहे, क्योंकि व्याकरण का प्रश्न है तो लिखा हुआ शब्द बिल्कुल सही होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको अंक नहीं मिलेंगे। आपने भले ही वो आइडेंटिफाई जो है वो किया है सही तरीके से, लेकिन स्पेलिंग में गड़बड़ी है तो यहाँ पर आपके मार्क्स, अंक जो हैं वो कट सकते हैं। और आइडेंटिफाई करना है, यानी यहाँ पर आपको वो अलंकारों के प्रकार लिखने हैं तो अलंकारों के नाम भी याद रखने हैं। तो इसलिए जो मैंने गाना बनाया है, वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने जो गाना बनाया है वो आप जो है वो ध्यान में रखिए, वो रटिए, वो गुनगुनाइए, तो ये आराम से प्रकार जो है वो याद रहेंगे। और एक बात कि कविता विभाग में आपका जो पोइट्री सेक्शन है उसमें आपको रसास्वादन नाम का एक कंपलसरी प्रश्न पूछा जाता है। कविता का रसास्वादन कीजिए 6 अंकों का, और उसको किस तरह से लिखना है, उत्तर जो है वो कौन कौन से पॉइंट्स में डिवाइड करने हैं, तो उसकी सूची जो है, उसका जो फॉर्मेट है वो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे की साइड पर दिया गया है। तो जो उसमें आपको शीर्षक, रचनाकार, केंद्रीय कल्पना, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स उसमें कवर करने हैं। उसमें और एक रस और अलंकार, कविता में आए रस और अलंकार का भी वहाँ पर आपको स्पष्टीकरण करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कविता में अलंकार का प्रयोग किया ही जाता है, लेकिन यदि आपने इन अलंकारों को जो आपको सिलेबस में है उन अलंकारों को आपने अच्छी तरह से समझा, तो आप उसके आधार पर कविता में जिस कविता का रसास्वादन आप कर रहे हो, जिस कविता का उत्तर आप लिख रहे हो, तो ये जो रस और कविता में आए हुए रस और अलंकार, ये अलंकार का जो मुद्दा है वो भी उसमें आप लिख सकते हो। उपमा चरण कमल सम कोमल, राधा वदन चंद सो सुंदर, जियु बिनु देह ऊंची नीची सड़क, मोती की लड़ियों से सुंदर, पीपर पात सरस मन डोला, याद रखो अलंकार उपमा, याद रखो उपमा। रूपक उधो मेरा हृदय तल, पायो जी मैंने राम रतन,
चरण सरोज पखारन, सिंधु सेज पर रूपक बन। याद रखो, याद रखो, याद रखो रूपक। उत्प्रेक्षा सोहत ओढ़े उस क्रोध के मारे, लता भवन ते प्रगट भय, जान पड़ता है नेत्र बड़े। झूठे जानी न संग्रही, ऐसे याद रखना उत्प्रेक्षा भई। याद रखो, याद रखो, याद रखो उत्प्रेक्षा भई। अतिशयोक्ति पत्राही तिथि, हनुमंत की पूंछ में। पड़ी अचानक नदी अपार, ऐसी याद रखो अतिशयोक्ति यार। याद रखो, याद रखो, याद रखो अतिशयोक्ति यार। दृष्टांत कब होगा? तो करत करत अभ्यास के, सबय सहायक सबल कई। एक म्यान में दो तलवारें, तब याद रखो दृष्टांत रे। याद रखो, याद रखो, तब होगा दृष्टांत रे।